दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो आपकी हर आदमी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और मैं बात कर रहा हूं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की। दोस्तों ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके बिना आप अपनी सोसाइटी को और जो रिसेंट के टाइम में पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट हुई है उसको आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज बात की जाए इस पूरे सेक्टर के बारे में। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर क्या है, कैसे काम करता है, इंडिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 5 बड़ी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस रन करती आई हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर आज के टाइम में सारी डेवलपमेंट इनके ऊपर डिपेंड करती आई है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम पेट्रोलियम की बात भी करें तो पेट्रोलियम खुद का भी उसका एक यूज है, लेकिन उसका यूज करके काफी सारी ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जिसका यूज ऑलमोस्ट हर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा और ऐसी कमोडिटीज के अंदर होता है जिसको आप डेली यूज करते हैं। दोस्तों अगर हम पेट्रोलियम के यूज के बारे में बात करें तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि पेट्रोलियम का यूज फार्मास्यूटिकल, सॉल्वेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, प्लास्टिक्स, पेंट्स, आर्टिफिशियल रबर और इसके अलावा और भी बहुत सारा कमोडिटीज के अंदर किया जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी जनरेशन में ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो वहां पे जो टोटल एनर्जी जनरेशन की जाती है वहां से 32% ऑयल के थ्रू की जाती है। उसके अलावा अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूं तो वहां पे ये नंबर 52% के आसपास का है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनिंग एंड रिटेलिंग अगर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का किया जाता है तो डॉलर वैल्यू के अंदर पूरे वर्ल्ड की वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। अगर मैं सिर्फ ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग की बात करूं तो सिर्फ यही इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक पीस इतना बड़ा है तो टोटल अगर मैं इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज की बात करूं तो टोटल मिला के ये पूरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सबसे बड़े यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, जहां पे पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया, यूएसए और रशिया आता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के ऑयल प्रोडक्शन में 43% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता आया है। अगर हम पूरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात करें तो पूरे इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये क्या क्या इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती हैं। दोस्तों अगर हम ऑयल के लाइफ साइकिल को समझे तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन होता है जो कि अपस्ट्रीम कंपनीज के द्वारा किया जाता है। अगर हम मिड स्ट्रीम कंपनीज की बात करें तो वो यहाँ पे स्टोरेज का काम करती है और उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती आई है। वहां पे डाउनस्ट्रीम कंपनीज की अगर हम बात करें तो डाउनस्ट्रीम कंपनीज वो होती है जो ऑयल का यूज करके आगे उससे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे कि जो अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि ऑयल के प्राइसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों ऑयल के प्राइसेस को डिफाइन किया जाता है जो भी फ्यूचर मार्केट के अंदर ऑयल का प्राइस ट्रेड होता है उससे ऑयल का प्राइस निकलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे जो पूरा ये इसका प्राइस होता है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों डिमांड तो कहीं ना कहीं फिक्स है जो कि लीनियर तरीके से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सप्लाई कि यहाँ पे ऑयल की सप्लाई कैसे है। और यहाँ पे बात आती है ओपेक की, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे ओपेक की कंट्रीज डिसाइड करती है यहाँ पे कि कितना ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा, और जब भी यहाँ पे कम ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा यानी कि सप्लाई यहाँ पे कम होगी और डिमांड अगर उतनी ही रहेगी या ऊपर जाएगी तो ऑयल का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। जब भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ती है यानी कि सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो ऑयल का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। यहाँ पे अभी हमने एक फैक्टर के बारे में बात की जो कि ओपेक कंट्रीज का है, जो कि सप्लाई को डिटरमाइन करता है, लेकिन इसके अलावा भी और काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है नेचुरल डिजास्टर्स। अब मान लीजिए कि वर्ल्ड के किसी पार्ट में एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से जो ऑयल की सप्लाई है वो बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड ऊपर होने की वजह से इसका प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि टाइम टू टाइम हर जगह पे पेट्रोल का एक्सप्लोरेशन किया जाता है। अब कहीं नई जगह पे ऑयल मिल गया और उस कंट्रीज ने ऑयल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और ऑयल का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब पूरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद अब जल्दी से बात करते हैं इंडिया की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इंडिया की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कैसे काम करती है। दोस्तों जो इंडिया की ऑयल इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है, जहां पे पहले नंबर पे चाइना आता है और यहां पे ये ऑलमोस्ट 205 मिलियन टन का इंपोर्ट किया था ऑयल का 2019 के अंदर,
जो कि इंडिया की टोटल रिक्वायरमेंट में से 80% रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और इसके अलावा 45% ऑफ आवर नेचुरल गैस और एलएनजी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करते हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि इंडिया ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी बड़ा डिपेंड करता है बाकी कंट्री से जहां से इनको इंपोर्ट किया जाता है, जो कि 80% के आसपास की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब दोस्तों जो इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल का प्राइस मूव होता है वो कैसे मूव होता है, चलिए उसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। तो यहाँ पे पिछले 15 दिन का डेली एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस लिया जाता है, जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ऐड की जाती है, जहां से सेंटर का प्राइस निकल के आता है। इसके ऊपर जो डीलर्स होते हैं जो कि ऑयल को आगे रिटेलिंग करते हैं, उनका मार्जिन उसके ऊपर ऐड किया जाता है और उसके बाद वहां पे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को ऐड करके एक फाइनल प्राइस निकलता है, जिसके ऊपर आप एज अ नॉर्मल कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद अब जल्दी से बात करते हैं कि करंटली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए जानने के लिए, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों रिसेंट के टाइम में जो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा शूट अप की थी, जिसकी वजह से कोल का प्राइस भी बढ़ा था। इसके अलावा काफी सारी जगह पे एनर्जी क्राइसिस भी देखा गया था, मेनली जो चाइना से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में बात करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी है कोविड के बाद से, और जिसके बाद देखा गया है कि ये पूरा सेक्टर काफी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर भी आया है। जैसे कि आपको पता है कि जो पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जो इसका प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो इंडिया की इन्फ्लेशन को भी बहुत पूरे तरीके से इंपैक्ट करता है, क्योंकि इसका यूज काफी ज्यादा डेली चीजों में किया जाता है वो, और ये उनके प्राइसेस को भी इंपैक्ट करता है। तो इन्फ्लेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल का प्राइस कैसा रहता है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम स्टेप लेती रहती है इसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि वो कौन से 4 रीजन है जिसकी वजह से जहां पे इंडिया को एडवांटेज है पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रोइंग डिमांड, कि पूरे जो एनर्जी की डिमांड है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, और यहां पे इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे आती है एनर्जी कंजम्पशन के अंदर। इसके अलावा जो डीजल की डिमांड है वो भी पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी है, और आने वाले टाइम तक 2029 या 30 तक ये आने वाले टाइम में डबल भी हो सकती है। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैपिड एक्सपेंशन का। रिसेंट के टाइम में जो एक्सपेंशन देखी गई है इकोनॉमी के अंदर, आने वाले टाइम में और ज्यादा एक्सपेंशन देखी जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरे सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने के चांसेस बनते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सपोर्टिव एफडीआई गाइडलाइंस, जो कि इंडिया के अंदर एफडीआई गाइडलाइंस को पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा ईज किया गया है, जो कि इस पूरे सेक्टर को बूस्ट करता है। और लास्ट में मैं बात करता हूं पॉलिसी सपोर्ट की, कि यहाँ पे यूनियन बजट 2021 के अंदर भी गवर्नमेंट ने काफी फंड्स एलोकेट किए थे, जो कि 12,480 करोड़ के आसपास के थे, जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा एलपीजी का। तो यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट भी है पूरी इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से रिसेंट के टाइम में यहाँ पे काफी अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स देखे भी गए हैं। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की, और अब बात करते हैं उन टॉप 5 कंपनीज की जो कि सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती आई हैं। सबसे पहले नंबर पे इस इंडस्ट्री की कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1960 में स्टार्ट किया गया था एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को पेट्रोकेमिकल के अंदर एक्सपेंड किया, रिफाइनिंग के अंदर एक्सपेंड किया, और आज के टाइम में आप इसका जियो का ब्रांड इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। और आज के टाइम में अगर मैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करता हूं पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 155 रैंक पे आती है, और इसके पास पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनिंग प्लांट है, जो कि जामनगर के अंदर सिचुएटेड है। अगर मैं रिलायंस की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करूं तो वो 60 MTPA के आसपास की है, जो कि पूरे इंडिया के 28% पोर्शन को कवर करती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूं कि रिलायंस का जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से 68% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर, जो कि पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पेट्रोल सेलर भी है। आपने पेट्रोल बंक देखे होंगे रिलायंस के नाम से, और यहां पे इनका 50-50 का पार्टनरशिप है ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ, और अभी इनके पास करंटली 1400 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, और आने वाले टाइम में 2024 तक ये नंबर को 5500 तक लेके जाना चाहते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि पूरी वैल्यू चेन को आने वाले टाइम में कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं रिलायंस के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,04,268 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.8 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है। रिसेंट के टाइम में रिलायंस ने अपने डेट को काफी कम किया है, और करंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.8%, और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 15.8% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, और पिछले 5 साल के अंदर कंपनी के सेल्स के अंदर 11.3% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है।
दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है ओएनजीसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी अपस्ट्रीम कंपनी है। अगर मैं पूरे इंडिया के अंदर ऑयल प्रोडक्शन की बात करूं तो 71% ऑयल ओएनजीसी प्रोड्यूस करती है, और अगर आप वहीं पे गैस की बात करते हैं तो ये परसेंटेज 84% के आसपास का है। इस कंपनी को 1956 के अंदर स्टार्ट किया गया था ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, और आज ये इंडिया की महारत्ना कंपनीज में से एक कंपनी मानी जाती है। दोस्तों आज के टाइम में ही इंडिया की लार्जेस्ट पीएसयू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इसका एक सब्सिडरी भी है ओएनजीसी विदेश, जो कि 17 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को भी रन करती है। ओएनजीसी की बात करूं तो ये अपने क्रूड ऑयल और गैस को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचती है, जहां पे इनके मेजर कस्टमर्स हैं बीपीसीएल और आईओसी। दोस्तों ओएनजीसी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ओएमसी एचपीसीएल के अंदर ओएनजीसी का शेयर 51% के आसपास का है। चलिए अब जल्दी से मैं इसके नंबर्स के बारे में बात करता हूं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,11,410 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.8 के आसपास का है, और इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 का है, और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.6 का, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 142% का रिटर्न बना के भी दिया है। तीसरे नंबर पे जो कंपनी आती है उसका नाम है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और इसको 1958 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों जो इस कंपनी की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो पूरे इंडिया की 32% के आसपास की है, और ये कंपनी भी इंडिया के महारत्ना कंपनीज में से एक कंपनी मानी जाती है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग नंबर दिखाता हूं आईओसीएल के बारे में। आईओसीएल के पास 32,062 रिटेल आउटलेट्स हैं। कंपनी के पास 12,726 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी के पास 6,885 पेट्रोल पंप्स हैं, और कंपनी के पास 1,059 सीएनजी स्टेशंस भी हैं, और कंपनी के पास 121 एविएशन फ्यूल स्टेशंस भी है। यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी बड़ी है और कितने बड़े कस्टमर बेस को कंपनी कैटर करती आई है। चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,22,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.8 का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.9 का, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 72.7% का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल के नाम से भी आप जानते हैं, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ओएमसी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों बीपीसीएल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आपने इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में सुना है तो वहां पे बीपीसीएल का काफी बड़ा स्टेक है उस कंपनी के अंदर। बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो इसके पास 18,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, जो कि पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। चलिए जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 97,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.3 का, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.35%, और कंपनी का पिछले एक साल का रिटर्न 27% के आसपास का है। चलिए बात करते हैं लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप गेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों गेल को 1984 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और ये कंपनी भी इंडिया की 9 महारत्ना कंपनीज में से एक कंपनी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कंपनी के पास 13,340 किलोमीटर्स का गैस पाइपलाइन है, जो कि कंपनी इसको ओन और ऑपरेट भी करती है। अगर मैं गैस ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट शेयर वहां पे 70% के आसपास का है। अगर मैं यहां पे गैस ट्रेडिंग की बात करता हूं तो वहां पे कंपनी का मार्केट शेयर 53% के आसपास का है। चलिए जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो 10 से कम है, जो कि 9.7 का है, और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 89.6% का रिटर्न दिया है, और कंपनी का आरओई परसेंट 12% के आसपास का है। दोस्तों गेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी इंडिया के बाहर रशिया, चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर भी अपना बिजनेस रन करती आई है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इन सारी कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.